ये आपका समय दूरी चाल का सेकंड क्लास है और जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि पहला और दूसरा क्लास इसमें हम किसी सवाल पे चर्चा नहीं करेंगे और यही आधार है इसका। आगे के सारे सवाल यानी नंबर आप क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और धारणा को क्लियर करिए। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन मायने नहीं रखते हैं या ना कोई बुक मायने रखती है। तो इस पे आज आपसे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे एकदम कंसंट्रेट कर लीजिएगा और बिल्कुल सुनने के मोड पे आ जाइए। किताब कापी अपनी रख लीजिए उठा करके और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। रेलगाड़ी एवं नदी धारा नाव, तो दोनों कंसेप्ट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रेलगाड़ी जब किसी ऐसे बिंदु को पार करती है, बिंदु का मतलब पॉइंट को, जिसकी लंबाई नगण्य हो, तो ये हो क्या सकता है। जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो या पटरी के किनारे खड़ा हो, जब रेलगाड़ी पर्टिकुलर व्यक्ति को पार करती है, अब यह व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे दौड़ रहा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे किसी ट्रेन में बैठा हो, अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को पार करने की बात की जा रही तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यही रेलगाड़ी जब किसी टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है या इलेक्ट्रिक पोल के खंभे को या सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब आप यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति है ये आपका, और ये कहीं भी है। मान लीजिए ये कहा गया कि व्यक्ति 200 मीटर लंबे पुल पे खड़ा है या वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है और रेलगाड़ी की लंबाई L मीटर है तो इसको पार करने में सिर्फ उसे L मीटर चलना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पार करती है, लाइक दिस, ये व्यक्ति हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया या सिग्नल पोस्ट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर दिया गया कि एक रेलगाड़ी है, राइट, और ये 200 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर गई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा था और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी आती है, उस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है? व्यक्ति को। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और ऐसा इसने किया। किस चाल से किया नहीं मालूम। अच्छा, स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किया है। अब ऑप्शन में देखा तो 25 कहीं मिला ही नहीं। अब क्या करेंगे? तुरंत इसको बड़े वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, बटा 5। अच्छा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे ये ऑप्शन में दिया है। आपका आंसर होगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या होगा? बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही मज़े में कर पाएंगे। बस अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि रेलगाड़ी जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पार करती है, वो पॉइंट चाहे जहाँ पे हो, चाहे ये व्यक्ति जहाँ पे जिस सिचुएशन में हो, अगर व्यक्ति शब्द आ गया है तो रेलगाड़ी सिर्फ पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगला पॉइंट आपका लिखा है कि रेलगाड़ी जब किसी ऐसे माध्यम को क्रॉस करती है जिसकी कोई ना कोई लंबाई हो तो अपनी लंबाई और माध्यम की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। आप देखिए, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म 750 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म 750 मीटर लंबा है। एक रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो इस दरमियान जो वो डिस्टेंस तय करेगी, अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। यानी 750 और 450 का मतलब 1200 मीटर उसे चलना पड़ेगा। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक रेलगाड़ी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्टेबल है ना, प्लेटफॉर्म स्टेबल है, लेकिन जब रेलगाड़ी किसी ऐसे माध्यम को क्रॉस करती है जिसकी कोई ना कोई लंबाई हो, ये ट्रेन भी हो सकती है, ये पुल भी हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। सपोज करिए कि ये रेलगाड़ी आपकी चल रही थी, इसकी हम कोई स्पीड बना लेते हैं,
ये रेलगाड़ी आपकी चल रही थी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 750 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर जाएगी? जब रेलगाड़ी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी, और इसने कर लिया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितनी देर में कर लिया? तो आप पूछ रहे हो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पीछे आपने देखा डिस्टेंस किस में दी है? मीटर में दी है, राइट। डिस्टेंस मीटर में दी है और चाल किस में दी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तुरंत कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 18 के टेबल में आता है ये। 18 चौको 72, 4 पंचे 20, यानी 20 हो गया, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 60 सेकेंड आ जाएगा। हो सकता ऑप्शन में 1 मिनट हो, तो नो प्रॉब्लम, इतना तो समझ रखते ही हैं कि 60 सेकेंड ही आपका 1 मिनट है। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप अगर अवधारणा पे काम कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। यानी ये सारे क्वेश्चन वर्बली होते हैं, देख देख टिक करते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सापेक्ष चाल। सापेक्ष गति का मतलब क्या है? जब दो गतिमान पिंड विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं, इसे सापेक्ष गति कहते हैं। जैसे विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि एक रेलगाड़ी ये है, राइट, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे और विपरीत डायरेक्शन से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। इनके डायरेक्शन ये हैं, विपरीत डायरेक्शन है। अगर ये एक्स से वाई मान लीजिए स्टेशन है, एक्स और वाई स्टेशन है, तो एक एक्स से वाई पर जा रही है, दूसरी वाई से एक्स पर आ रही है, तो दोनों के डायरेक्शन विपरीत है। तो जब दो गतिमान पिंड विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, इसे सापेक्ष गति कहते हैं। यानी जो परिणामी चाल होगी वो 60 + 50 बराबर 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि निरपेक्ष गति क्या होती है? तो जब दो गतिमान पिंड जिनमें स्पीड हो समान दिशा में चलते हैं तो इनकी चालें घट जाती हैं, इसे निरपेक्ष गति कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एरो इधर घूम गया और अब दोनों रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से वाई की तरफ जा रही हैं, तो परिणामी गति क्या होगी? 60 - 50 हो जाएगी, यानी ओनली 10 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। तो जब दो गतिमान पिंड समान दिशा में चलते हैं तो चालें घट जाती हैं, निरपेक्ष गति कहते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, इसे सापेक्ष गति कहते हैं। जब हम किसी का पीछा करते हैं, जब पुलिस चोर का पीछा करती है या हम किसी को रोड पे ओवरटेक करते हैं तो किस चाल से ओवरटेक करते हैं? अगर हमारे सामने गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो पहली चीज़ हम उसे ओवरटेक करते हैं समान दिशा में। चोर का पीछा पुलिस करती है समान दिशा में। तो जब 60 की स्पीड से चोर भाग रहा है या कार चल रही है सामने, जब हम अपनी स्पीड को 65, 70, 80 रखेंगे तभी तो ओवरटेक कर पाएंगे। यानी जब 65 स्पीड रखेंगे तो दोनों के बीच का जो परिणाम होगा वो सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हैसियत से ही हम उसको पकड़ पाएंगे। तो जब किसी को ओवरटेक करते हैं या पीछा करते हैं तो समान दिशा में करते हैं, निरपेक्ष गति कहते हैं, और जब दो पिंड विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं तो उसको सापेक्ष गति कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ रेलगाड़ी के रेफरेंस में क्लियर कर दें कि जब दो गतिमान रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं। वो आपने ऊपर देखा कि जब समान दिशा में दो गतिमान पिंड चलते हैं तो रेलगाड़ी भी एक पिंड ही है। तो जब दो गतिमान रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं, और यही रेलगाड़ियाँ जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। समान दिशा में चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में जुड़ जाती हैं, लेकिन रेलगाड़ी चाहे समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में, लंबाइयाँ प्रत्येक स्थिति में जुड़ेगी। रेलगाड़ी चाहे समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में, लंबाइयाँ प्रत्येक स्थिति में जुड़ेगी। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक रेलगाड़ी है और इसकी जो लंबाई है
वो हम मान लेते हैं 400 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। स्पेस कम है, आप ध्यान दीजिएगा, बोलता चल रहा हूँ। रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी वो 500 मीटर लंबी है, ये 500 मीटर लंबी है। तो एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी, दूसरी 500 है। इसकी जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो इसकी चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। जब ये समान दिशा में इसे क्रॉस करेगी, जब ये रेलगाड़ी इसको समान दिशा में क्रॉस करेगी, एक डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, तो किस चाल से चलेगी और कितना दूरी तय करेगी। अब देखिए, समान दिशा में जब क्रॉस करेगी या विपरीत दिशा में, तो लंबाइयाँ तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। जब गतिमान रेलगाड़ी किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई उसकी लंबाई के योग के बराबर, तो दूरी तो यहाँ 900 चलनी ही चलनी है। लेकिन समान दिशा में चालें घट जाती हैं। दूरी किस में है? मीटर में है। दोनों चालें किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। निरपेक्ष गति क्या होगी? 54 माइनस 36 कर दोगे और 54 माइनस 36 किया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे आया। 18 इक्कम 18, 5 इक्कम 5, यानी 18 का मतलब 5 हो गया यहाँ पे। और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 5 इक्कम 5 और 5 अठे 40, 180 सेकंड में पार कर जाएगी, मतलब 3 मिनट में पार कर जाएगी। तो ये आपका क्लियर हो गया। बाय द वे, इसका डायरेक्शन विपरीत हो जाता, ये देखिए। अब डायरेक्शन अगर ये विपरीत हो जाता तो किस चाल से पार कर जाती? तब चलना तो 900 मीटर ही पड़ेगा, चाहे रेलगाड़ी समान दिशा में पार करे या विपरीत दिशा में। लंबाई प्रत्येक स्थिति में जुड़ेगी। समान दिशा में चालें घट गई थी, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, परिणाम आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। ऐसा ना हो कि 90 से काट करके और 10 सेकेंड आंसर दे दो, बिल्कुल गलत सवाल हो जाएगा। ये 90 नहीं है, चाल मीटर में है तो इसको वहाँ 90 नहीं रख सकते, ये 25 मीटर प्रति सेकंड है। पीछे देखिए वीडियो। अब 25 से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 36 सेकंड आ जाएगा, यानी 36 सेकंड में पार कर जाएगी। तो रेलगाड़ी चाहे समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में, लंबाइयाँ प्रत्येक स्थिति में जुड़ेंगी। समान दिशा में चालें घट जाती हैं, निरपेक्ष गति कहते हैं, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। तो रेलगाड़ी का मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब आपसे आइए बात करते हैं नदी धारा नाव के कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट आपसे बात करेंगे नदी धारा नाव पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ देखिए, हमने पिक्चराइज किया है, ये नदी मार्ग है एक्स से लेकर वाई तक। तो नदी मार्ग की एक खूबी होती है कि उसमें फ्लो होता है, बहाव होता है। हम दो तरह से तैरते हैं या नाव चलाते हैं। एक हम वहाँ तैरते हैं जैसे नदी हो गया या अन्य ऐसा हो गया जिसमें बहाव होता है। तो जब नदी या ऐसी जगह पे तैरेंगे जहाँ बहाव होता है तो क्या हम अपना नेचुरल प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हम डाउन स्ट्रीम में चलेंगे यानी धारा की दिशा में चलेंगे तो धाराएं हमें सपोर्ट कर देंगी, स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही धारा के विपरीत चलेंगे यानी अप स्ट्रीम में चलेंगे तो धाराएं हमारा विरोध कर देंगी और हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब हम नदी मार्ग में चलते हैं तो अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते, हमें धाराओं की मर्जी से चलना होता है। लेकिन जब स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसमें फ्लो नहीं होता है। अगर आपकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरने की है तो स्विमिंग पूल में आप 4 की ही चाल से तय करोगे। लेकिन मान लो आप नदी में गए और नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, तो जब डाउन स्ट्रीम में आए तो 4 + 1, और जैसे ही अप स्ट्रीम में गए तो 4 - 1 हो गया। यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं चलेगा। तो शांत जल में जो चाल होती है उसका प्रदर्शन स्विमिंग पूल में किया जा सकता है, लेकिन आपका नदी मार्ग में नहीं किया जा सकता है। तो इसी चीज को समझेंगे। और ये जो चैप्टर नदी धारा नाव है ये समय दूरी चाल का ही चैप्टर है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और 3 वही फार्मूले हैं जो समय दूरी चाल के 3 बेसिक फार्मूले हैं, वही सारे यहाँ लगेंगे, बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये एक्स से वाई एक नदी मार्ग है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहाव है इसमें। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी कोई हम चीज़ इसमें डाल दें, मान लीजिए एक लकड़ी का तख्ता डाल देते हैं, तो लकड़ी का जो तख्ता है अगर इसकी एक्स से वाई की तरफ फ्लो है, एक्स से वाई की तरफ फ्लो है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहता हुआ किनारे वहाँ जा कर के लग जाएगा। अब हमने इसी मार्ग में अपनी नाव को उतार दिया, कश्ती को उतार दिया। हमारे नाव की स्पीड है नेचुरल,
इसकी जो शांत जल में स्पीड नेचुरल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये नाव चल पड़ी x से y की तरफ। जब x से y की तरफ जा रही थी तो 10 + 2 ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। अच्छा, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल कह सकते हैं। धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं। तो जब हम धारा की दिशा में चल पड़े तो धाराओं ने हमें सपोर्ट कर दिया, हमारी स्पीड हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन पता चला अब y से x की तरफ लौटना है तो धाराओं ने हमारा विरोध कर दिया और ये 10 - 2 हो गया, यानी परिणाम हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या होगा? जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया तो ये जो है डाउन स्ट्रीम में स्पीड कम हो गई। लौटते समय हमें एक निश्चित दूरी को तय करने में कम समय लगेगा और जाते समय हमें कम समय लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, और लौटते समय हमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। क्योंकि समय और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति है इसको कहते हैं धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के विरुद्ध या प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अप स्ट्रीम में, यानी धारा के जब ऊपरी तरफ चलते हैं तो धारा की चाल वास्तविक नाव की चाल से घट जाती है, और जब धारा की निचली तरफ चलते हैं तो धारा की चाल नाव की चाल में जुड़ जाती है। अच्छा, यहीं पे अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई ये दूरी मान लो आप 24 किलोमीटर है, ठीक है, कटने वाली डिजिट फिलहाल रखते हैं, 24 किलोमीटर x y के बीच की दूरी है, तो जा कर के वापस आने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? जब आप 24 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाओगे तो कितना लगेगा? 2 घंटे लगेगा। लेकिन जब 24 किलोमीटर की दूरी 8 की स्पीड से लौटोगे तो 3 घंटे लगेगा। तो जा कर के वापस आने में 5 घंटे का समय लग जाएगा। तो यहाँ से बेसिक सवाल काफ़ी आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही साधारण क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते आपके ये कंसेप्ट मेंटेन होने चाहिए। जैसे ही ये कंसेप्ट और रेलगाड़ी के कंसेप्ट आप मेंटेन कर लोगे तो आपका सिंगल कारण नहीं बनता है कि जिससे आप आंसर ना दे पाओ। इसके नदी धारा नाव के मैं 2 फार्मूले आपको लिखा देता हूं, उनको याद रखिएगा, उनकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आइए फार्मूले देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने नदी धारा नाव के 2 बेसिक फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको नोट करिए। अभी सिर्फ आप संयम के साथ, धैर्य के साथ नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चन आएंगे फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि आप वहाँ पे जाइए। शांत जल में नाव की चाल जो होती है, शांत जल का मतलब ऐसा जहाँ पे फ्लो ना हो, बहाव ना हो, तो शांत जल में नाव की चाल होती है धारा की दिशा में नाव की चाल यानी अनुप्रवाह प्लस धारा के विरुद्ध चाल यानी ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2। अगर धारा की दिशा में आपकी चाल मान लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की दिशा में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के विरुद्ध आपकी चाल है, कुछ भी रख लेते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपसे ये पूछा जाता है कि शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 की चाल से तय कर सकता है यानी डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में 12 की चाल से। तो यहाँ पे शांत जल में जो चाल होगी 18 + 12 बटे 2 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी हो जाएगी शांत जल में चाल। बाय द वे अगर ये पूछ लिया कि धारा की दिशा में ये चाल है, धारा के विरुद्ध ये चाल है, बताइए धारा का वेग क्या होगा, तो दोनों को घटा करके आधा कर देना, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, तो ये 6/2 हो जाएगा और 6/2 का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर शांत जल में चाल बतानी है तो धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध जोड़ करके आधा करिए, और अगर धारा का वेग बताना है तो धारा की दिशा में दी गई चाल से धारा के विरुद्ध दी गई चाल को घटाकर आधा कर दीजिए तो धारा का वेग निकल आएगा। अच्छा, नीचे क्या हमने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है, अगर धारा की दिशा में चाल दी है और धारा का वेग घटा दोगे तो शांत जल में चाल निकल आएगी। कैसे? ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे क्या थी, धारा की दिशा में चाल थी, और 18 से अगर आप 3 घटा दोगे तो 15 क्या आ जाएगी, धारा की दिशा में चाल, शांत जल में चाल आ जाएगी। अगर धारा की दिशा में चाल दी है और धारा का वेग जैसे ही निकालोगे तो आपका शांत जल में चाल आ जाएगी। तो 18 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे आपकी धारा की दिशा में चाल थी और धारा का वेग अभी 3 निकाला ही आपने। तो जैसे ही 3 बाहर करेंगे तो ये शांत जल में चाल आ जाएगी। लेकिन धारा के विरुद्ध अगर चाल दी है तो धारा के विरुद्ध 12 थी और जैसे ही उसमें धारा का वेग जोड़ दोगे तो शांत जल में निकल आएगी। तो धारा का वेग 3 है, शांत जल में क्या हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, अगर धारा की दिशा में चाल दी है और धारा के वेग को दुगना करके घटा दोगे तो धारा के विरुद्ध चाल निकल आएगी। ये सारी चीज़ें नोट करिएगा और समझिएगा, इन्हीं से तो आपकी स्पीड बढ़ती है, इन्हीं से आप सीधा आंसर टिक करोगे। आपको सवाल कठिन नहीं है, कठिन ये चीज़ें बाद में हो जाती हैं। तो अनुप्रवाह में यानी धारा की दिशा में चाल दी है कितनी थी 18 थी और धारा के वेग को दुगना कर लो। धारा का वेग क्या है 3 है, दुगना करोगे तो 6 हो गया, घटा दोगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल आया ऊर्ध्व प्रवाह निकल आया यानी धारा के विरुद्ध। और बाई द वे ऊर्ध्व प्रवाह दिया है यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे धारा का विपरीत दिया है तो धारा के वेग को दुगना करके जोड़ दो तो क्या निकल आएगा धारा की दिशा निकल आएगा। तो ये देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की दिशा निकल आया। तो इसको आप नोट करिए, सब रेलगाड़ी के कंसेप्ट नोट करिएगा, ये नोट करिएगा यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। और अब जो तीसरा क्लास होगा उसमें हम आपसे एक एक करके छोटे से और बड़े की तरफ कठिन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। 10 से 12 वीडियो इस चैप्टर के होंगे और अगर ये तैयार हो जाते हैं तो 2 से 3 या 4 तक सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।